नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमारे पास सवाल आया था कि क्या मेडिटेशन के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, और अगर हाँ तो ये काम किस तरीके से करते हैं। मतलब कि मेडिटेशन से बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, इनका कनेक्शन क्या है। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि क्या इमरजेंसी सिचुएशन में भी मेडिटेशन काम करता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। तो अगर हम बात करें कि मेडिटेशन से बीमारियां ठीक हो सकती है, तो इसके तो आज बहुत सारे प्रूफ है, साइंस के पास भी और वेदों के पास भी। चाहे आप वेद उठा के देख लें या फिर उपनिषद उठा के देख लें या फिर साइंस को पढ़ लें, उसमें हर जगह कहा गया है कि मेडिटेशन द्वारा आप किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि उसमें टाइम कितना जाएगा, क्योंकि वो हमारे मेडिटेशन करने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से मेडिटेशन कर रहे हैं, कितने टाइम तक कर रहे हैं, और जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं वो सही से हो भी पा रहा है कि नहीं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए आपको मेडिटेशन की दुनिया में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप ठीक से मेडिटेशन को समझेंगे। तो छोड़िए, वो एक अलग विषय है। आज जो विषय पे बात करने चाह रहे हैं उस पर करते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि मेडिटेशन के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। इसके बहुत सारे प्रूफ है गूगल के ऊपर, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि कैसे बिना दवाई खाए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों के मेडिटेशन से, मतलब कि ध्यान से। सुनने में लोगों को ये थोड़ा चमत्कार जैसा लगता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी चमत्कार नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस चैनल का काम ही है किसी भी चीज़ की एक कदम गहराई में उतरकर उसकी सच्चाई का पता लगाना। तो पहले इस चीज़ को समझ लेना जरूरी कि बीमारी होती क्यों है। ज़्यादातर हम सबको यही पता है कि शायद कुछ गलत खा लिया होगा, या फिर अचानक मौसम के बदलने से, या किसी प्रकार की चोट लग जाने से, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत टाइम से हमारे शरीर के अंदर पनप रही लेकिन उसका पता हमें बहुत टाइम बाद लगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है बीमारियां ज़्यादातर बाहर से आती हैं, और ज़्यादातर क्या 90% बीमारियां बाहर से ही आती हैं। पर ये तो हो गई एक तरफा बात जो हमें बताई जाती है, जो हमें समझाई जाती है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है जो जल्दी कोई नहीं बताता, और आज हम उसी पहलू को समझेंगे। हम ज़्यादातर बीमार इसलिए नहीं पड़ रहे हैं कि बीमारी हमारे अंदर आ रही है, हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हमारा शरीर उनसे लड़ नहीं पा रहा है। अगर हमारा शरीर उनसे लड़ने में सक्षम हो तो बीमारियां हमारे अंदर घर कर ही नहीं सकती। मतलब कि बीमारी तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर के अंदर आने ही वाली है, उसे हम किसी तरीके से नहीं रोक सकते। लेकिन हमारा शरीर जो है, उसके अंदर जितनी भी कोशिकाएँ हैं, जितने भी बैक्टीरियाज है, अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो वो बीमारियों से लड़ने में खुद सक्षम है। उन्हें कोई भारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और वो कितनी बीमारियों को तो हमें पता भी नहीं लगने देते कि वो बीमारी हमारे अंदर आई है। वो अपने आप ही लड़के उन्हें बाहर भगा देते हैं। लेकिन परेशानी कब आ जाती है, जब वो कोशिकाएं, वो सारे बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाते हैं या मर जाते हैं, जिनके कारण वो उनसे लड़ नहीं पाते और बीमारी उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि समझिए एक मजदूर इंसान है जो दिन भर खूब मेहनत करता है और रात को जी भर के चैन की नींद सोता है। उसके विपरीत एक दूसरा इंसान है जिसका काम है ऑफिस में बैठ के काम करना, उसे ज़्यादा शारीरिक कसरत नहीं करनी, उसे पूरा दिन अपना दिमाग चलाना पड़ता है। अब दोनों को अगर कोई ऐसी चीज़ खिलाई जाए जिसमें बीमार होने की शक्यता ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है कि वो मजदूर इंसान उस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा, लेकिन वो जो दूसरा आदमी है वो उसकी चपेट में आ जाएगा। तो इस उदाहरण से क्या पता चल रहा है कि चीज़ एक ही है। मतलब बीमारी की जो मात्रा थी वो एक ही तरीके की दी गई, पर उसमें एक आदमी को उसका कोई असर नहीं हुआ और दूसरे को हो गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक आदमी का शरीर मजबूत है, उसके सारे बैक्टीरियाज, उसकी सारी कोशिकाएं इतनी मजबूत है कि वो उस बीमारी से लड़ सकते हैं, और दूसरे इंसान की नहीं है। तो अगर हम अब किसी तरीके से अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना लें तो ये बीमारियां हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत कैसे बनाएं। वैसे तो वेदों में इसका बहुत अच्छे से विवरण किया गया है, पर पूरा वेद यहाँ पे खोल नहीं सकता, इसलिए उसके जो मुख्य पार्ट्स है वो आपको बता देता हूँ। खासकर 2 प्रक्रिया बताई गई है। एक तो योग, मतलब कि योगा, जो शारीरिक तौर पे होता है, फिजिकल तौर पे होता है, और दूसरा होता है मेडिटेशन, ध्यान, जो अंदरूनी तौर पे होता है और बहुत सूक्ष्म तौर पे होता है। तो इस समय हम योगा की बात नहीं करेंगे, हम आज सिर्फ मेडिटेशन की बात करेंगे। तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में कर क्या रहे होते हैं, मतलब ध्यान का अगर सही अर्थ समझा जाए तो क्या है, हम ध्यान के द्वारा अपने चेतन मन को किसी भी तरह बाईपास करके अवचेतन मन तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ऑर्डर देगा वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही देगा। चेतन मन हमारा कोई ऑर्डर नहीं देने वाला हमारे कहने पे, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा तब तक वो कोई भी काम नहीं करता है।
लेकिन जो हमारा अवचेतन मन है उस तक अगर हम बात पहुंचा पाए तो हमारे लिए सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हम इसी चीज़ को कर रहे होते हैं कि हम अपने मन को मार कर अपनी सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा पाएं। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो जब हम गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमारा सीधा संपर्क हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है, क्योंकि उस समय अवचेतन मन सो गया होता है या फिर एक तरीके से थोड़ी देर के लिए मर गया होता है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ढूंढो क्या क्या बीमारी है, क्या क्या ब्लॉकेज है, तब वो तुरंत ब्रेन को ऑर्डर देके उसे काम पे लगा देता है। सबकॉन्शियस माइंड खुद कुछ काम नहीं करता, काम ब्रेन ही करेगा, लेकिन जब तक ब्रेन को ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं करेगा। तो जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा ब्रेन को ऑर्डर देता है तो हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स बनाकर पूरे शरीर में भेजता है और उन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ हमारी कोशिकाएं काम नहीं कर पा रही हैं या फिर मर चुकी हैं। तो जब ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को पता लगती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन को ये ऑर्डर देता है कि भाई इन्हें रिपेयर करो। तो हमारा ब्रेन ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो उनको रिपेयर करने में सहायता करते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो हमारी जो कोशिकाएं मर गई थी या जो कोशिकाएं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी वो धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत होने लगती हैं और वो इतनी सक्षम हो जाती हैं कि वो बाहरी आने वाली किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकें या उन्हें मार सकें। तो जब हम सेल्फ हीलिंग कर रहे होते तो यही चीज़ कर रहे होते हैं और हम इसे देख सकते हैं क्योंकि हम उस समय मेडिटेशन में मतलब हम उस समय अवेयर हैं तो हम ये सारे काम उससे करवा पा रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो बाहर से आने वाली बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। और अगर हम बीमार पड़ भी गए हैं तो इसका मतलब है कि जिस जगह पे बीमारी वो पनप रही है उस जगह की कोशिकाएं काम नहीं कर रही है। लेकिन जब उन कोशिकाओं को पूरी तरीके से प्राणवायु, पूरा ब्लड वहाँ पे जब सर्कुलेट होगा तो ऑटोमेटिक ही वो अपने आप तंदुरुस्त होने लगेंगी और जब वो मजबूत बन जाएंगी तो वो उस बीमारी को धीरे धीरे काटने लगेंगी। तो इसी तरीके से मेडिटेशन काम करता है बीमारियों के ऊपर। तो दोस्तों, बाहरी बीमारी को तो हम नहीं रोक सकते, चाहे हम 7 दरवाजों में बंद भी रह जाएं तो भी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगी। तो इसका तो इलाज हम ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी बीमारी हमारे अंदर आए तो वो टिक ना पाए। तो यही है बीमारी और मेडिटेशन का सीधा सीधा कनेक्शन। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा संपर्क है। हाँ, समझने में हमारे भूल होती है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा वो मैं आपको समझा पाया हूँ और शायद ये आने वाले टाइम में आपको बहुत काम में भी आए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपके मन में भी कोई इसी तरीके का सवाल है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।